डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लैक ऑफ न्यूरॉन। बहुत बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता। सबको लगता है कि यार न जाने इसमें कैसे कैसे वर्ड्स हैं, हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करें, कैसे इसको लर्न करें। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोर्ड्स के लेवल पे देखती हूँ तो डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सिमिलरली अगर मैं नीट के लेवल पे देखती हूँ तो एक क्वेश्चन तो यहाँ इस टॉपिक से आता ही आता है। तो कैसे छोड़ सकते हैं हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगी बिल्कुल वो सारी चीजें जो इसके लिए पढ़नी जरूरी है, जिससे कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो, लैक ऑफ न्यूरॉन समझने के लिए आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो है जीन रेगुलेशन। जैसे मैंने बताया कि मैं आपको बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा दूंगी, इसीलिए जीन रेगुलेशन से हम स्टार्ट करेंगे। जीन रेगुलेशन का मतलब क्या है? तो देखो, हमारी बॉडी में कितने सारे सेल्स होते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर मैं स्किन सेल्स की बात करती हूँ, स्किन का काम होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, वो एक बैरियर का काम करती है एंटीबॉडीज के अगेंस्ट। या लेट्स सपोज अगर मैं स्टमक के किसी सेल्स की बात करती हूँ, तो स्टमक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। एक होते हैं हमारे ऐसे सेल्स जो कि HCl प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सेल म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और हर चीज का अलग अलग फंक्शन होता है। तो सीधी सी बात ये है कि हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं और हर सेल का होता है एक डिफरेंट स्ट्रक्चर, और डेफिनेटली वो परफॉर्म करते हैं एक डिफरेंट फंक्शन। लेकिन अगर उन सभी सेल को देखोगे तो उसमें एक चीज कॉमन होती है, वो है सेम डीएनए। सबका डीएनए तो अलग होता नहीं है, पूरी बॉडी का आपका डीएनए तो सेम ही होगा। और अगर डीएनए में भी देखते हैं तो डीएनए क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसमें 3.1 बिलियन इतने ज्यादा बेस पेयर्स होते हैं, और ये सारे बेस पेयर्स भी उन सब में कॉमन ही हैं। और ये पूरे बेस पेयर्स अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, अब यहीं पे पूरा खेल है और यहीं पे जीन रेगुलेशन की बात आती है। तो कौन सा सेल, स्किन सेल हो गया, स्टमक के कोई चीफ सेल, ऑक्सिनेटिक सेल, जाइमोजेन सेल्स, कौन से सेल में कौन से जीन्स फंक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं कौन सा प्रोटीन, जिसके हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं कौन सा फंक्शन। तो देखो, हर सेल के पास एबिलिटी होती है रेगुलेट करने की कि क्या प्रोटीन वो बना रहा है। मतलब सीधी सी बात है, एक तो वो प्रोटीन बना रहा है, और एक उसके पास ये भी है कि उसको वो प्रोटीन कब बनाना है और कितना बनाना है या नहीं बनाना है। तो उसी हिसाब से टोटल नंबर ऑफ जीन्स जितने भी हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक जिनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स और दूसरे जो होते हैं रेगुलेटरी जीन्स। अब देखो, स्ट्रक्चरल जीन्स वो होते हैं जो सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स वो सब बना रहे हैं। एंजाइम्स, हार्मोन सब प्रोटीन्स ही तो हैं, तो स्ट्रक्चरल जीन्स तो वो हो गए। अब देखो, हैरानी की बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, अगर मैं इसका एक अप्रोक्सीमेट ले लूं तो 20,400 होते हैं जीन्स। और अगर टोटल डीएनए में से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 2% ही होते हैं। तो आपके पूरे डीएनए में सिर्फ 2% ऐसे जीन्स हैं जो किसी प्रोटीन, किसी हार्मोन एंजाइम को बना रहे हैं। तो बाकी 98% जीन क्या हैं? वो होते हैं रेगुलेटरी जीन्स, जो कि कंट्रोल करते हैं उसका फंक्शन, कि उसको कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे कि कब और कितना वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनना है। तो डेफिनेटली वो कोड नहीं करते, लेकिन कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं। इनको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स। अब देखो, यहाँ पे मैं आपके एग्जांपल लेती हूँ। हम बात करते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन की। वी नो इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में भी होते हैं बीटा सेल्स जो बनाते हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हर वक्त तो बनता रहता नहीं है, क्योंकि इस इंसुलिन का फंक्शन होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। तो ऑब्वियसली जब हमारे ब्लड के अंदर ये पर्टिकुलर ग्लूकोज ज्यादा होता है तभी इंसुलिन बनता है हाई लेवल में। अगर ग्लूकोज का लेवल ही कम होगा तो वो इंसुलिन नहीं बनेगा। ठीक है,
तो इंसुलिन को कौन बना रहा है, वो हो गए हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स, और कि वो कितने बनने हैं वो हो जाएंगे हमारे रेगुलेटरी जीन। तो जो प्रोडक्शन है इंसुलिन का वो कौन बताएगा, रेगुलेटरी जीन्स। अब यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट दिया है, तो देखो बेसिकली क्या होता है। अब ये एक ही फंक्शन नहीं है, चाहे मैं बी लिम्फोसाइट सेल की बात कर दूं, न जाने कितने, एवरी ऑर्गेनिज्म में, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करती हूँ, यूकैरियोट्स की बात करती हूँ, चाहे प्लांट सेल्स हो गए, चाहे एनिमल सेल्स हो गए, हर सेल्स में, हर ऑर्गेनिज्म में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो बनाएंगे प्रोटीन्स, और रेगुलेटरी जीन हैं जो कंट्रोल करेंगे इन प्रोटीन्स के बनने का, यानी कंट्रोल करते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स को। और उनको कंट्रोल करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को बोलते हैं जीन रेगुलेशन सिस्टम, जिसमें से जो सबसे सिंपल सिस्टम है वो हम पढ़ने वाले हैं, विच इज लैक ओपेरॉन। अब देखो, उससे पहले हमें एक चीज पता है कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। क्या होता है सेंट्रल डॉगमा, यानी कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ कॉपी हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, और इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यही एमआरएनए की जो इंफॉर्मेशन है, फिर उसको राइबोसोम्स रीड करते हैं और बना देते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, बेसिकली अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड्स बनते रहते हैं, और फाइनली ये सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन होके एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, विच इज नथिंग बट प्रोटीन। यही प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, तो ये सब होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो हमारा जीन रेगुलेशन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है। तो अब अगर मैं बात करती हूँ इन टोटल जीन रेगुलेशन की, तो हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे प्रॉपर मैकेनिज्म्स होते रहते हैं जहाँ पे जीन रेगुलेशन होती रहती है। उसमें पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलेटरी जीन्स और पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। लेकिन जितने भी ऐसे मैकेनिज्म है उनका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, एक कॉमन चीज है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो ये है इस तरीके का एक कॉमन सीक्वेंस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने ए और बी लिखा है ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स ही वो होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स क्या हो गए, वो चाहे किसी एंजाइम की बात करती हूँ या किसी हार्मोन की बात करते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल जीन्स बनाते हैं। उसके अलावा हमने दूसरी चीज पढ़ी थी, विच आर रेगुलेटरी जीन्स। तो लेट्स सपोज ये रेड से हो गया रेगुलेटरी जीन, ये करेगा रेगुलेशन उन प्रोटीन्स की बनने का, ऑफ प्रोडक्शन किसके, ऑफ प्रोटीन्स का। ठीक है, अब कैसे करेगा, तो वहां पे एक और चीज आती है विच इज नोन एज द रेगुलेटरी सीक्वेंस। तो बेसिकली एक होता है हमारे पास रेगुलेटरी डीएनए। तो ये क्या है, ये है तो पूरा डीएनए, डीएनए का कुछ पार्ट स्ट्रक्चरल में चला गया और कुछ पार्ट उसका आ गया रेगुलेटरी डीएनए। रेगुलेटरी डीएनए के ही पार्ट होते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस और रेगुलेटरी जीन्स। अब देखो, रेगुलेटरी सीक्वेंस समझना हमको पहले जरूरी। ये बहुत छोटे सीक्वेंस होते हैं, जैसे मान लो 100 से लेके 1000 बेस पेयर के सीक्वेंस होते हैं, और जस्ट बिहाइंड द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये कैसे प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट साइट होती है किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की। अब मैंने आपको इसीलिए बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन जब होती है, आरएनए बनता है, उसके बाद फिर राइबोसोम रीड करके फिर प्रोटीन्स बनता है। तो वहां पे हमको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज है जो हेल्प करता है उस प्रोटीन्स को बनाने में। तो बेसिकली इस रेगुलेटरी सीक्वेंस में यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन होता है, जो फर्दर आगे इन ए जीन बी जीन को रीड करके इनके रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स बनाएगा। तो फिर ये रेगुलेटरी जीन क्या है, ये कंट्रोल करता है बाइंडिंग को, किसका, बाइंडिंग ऑफ दिस आरएनए पॉलीमरेज टू द रेगुलेटरी सीक्वेंस। तो आरएनए पॉलीमरेज को इस रेगुलेटरी सीक्वेंस पे कब ज्वाइन करना है, उसकी बाइंडिंग को मेडिएट करता है रेगुलेटरी जीन्स।
तो फिर अब सिंपल सी बात हो गई, डिपेंडिंग अपॉन की नीड है कि नहीं, रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करवाएगा रेगुलेटरी सीक्वेंस पे, और उसके हिसाब से फिर रेगुलेटरी सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होके फर्दर आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा ए जीन और बी जीन की। तो देखो ये बात हो गई है एक सिंपल जीन रेगुलेशन की। जरूरी नहीं है, अभी आप सोच रहे हो कि सिर्फ लैक ऑपरॉन में ही रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और ये सब होता है, नहीं, वो हमारा एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। बाकी सभी चीजों में इसी ही टाइप की चीजें फॉलो होती हैं। अब आती है हम अपने लैक ऑपरॉन में। तो लैक ऑपरॉन बेसिकली सबसे पहला मॉडल था जो कि पढ़ा गया था, और वो किया था जैकोब और मोनार्ड ने, पर्टिकुलरली प्रोकैरियोट्स में किया था, और वो भी किसमें, बैक्टीरिया विच इज ई कोलाई। तो देखो यहाँ पे लैक ऑपरॉन क्या है, लैक का मतलब होता है यहाँ पे लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, एक शुगर है, ऑल्सो शुगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज अ डाइसैकेराइड शुगर, जिसमें दो टाइप के मोनोमर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। और ओपरॉन का मतलब है ग्रुप ऑफ जीन्स। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी क्या होती है, यहीं पे इस पूरे लैक ऑपरॉन का कॉन्सेप्ट है और इसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो एक चीज आप मान लो कि ई कोलाई प्रेजेंट है ह्यूमंस के गट में। अब हम जो भी खाना खाते हैं ई कोलाई उसी को यूज करता है। नाउ वी नो हमें जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है वो हम किस फॉर्म में लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ई कोलाई बैक्टीरिया भी इसी फॉर्म में यूज करता है। अब जैसे आप बीमार होते हो तो डायरेक्टली आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप खाना खाओ, उसको पचाओ, उसको यूज करो, तो डायरेक्टली हमको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी होता है। तो यही चीज इकोलाई भी करता है, इकोलाई को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ही सिंपल है, इसको फर्दर ब्रेकडाउन की जरूरत नहीं होती है ना, तो वो डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज कर लेगा। अब हम तो मिल्क भी पीते हैं, और अभी हमने देखा था कि लैक्टोज बेसिकली क्या है, एक शुगर है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या है हमारे पास गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो अगर उसको ग्लूकोज को यूज करना है तो उसको तोड़ना नहीं है, लेकिन लैक्टोज को यूज करने के लिए उसको फर्दर तोड़ना पड़ेगा, वो फर्दर टूटता है, एक डाइसैकेराइड है, उसको फिर गैलेक्टोज में तोड़ना है, फिर उसको ग्लूकोज में तोड़ना है। तो सिंपल सी बात है भाई, ई कोलाई क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करेगा लैक्टोज में जब उसके पास ग्लूकोज अवेलेबल होगा। एंड अब यहीं पे चीज होती है, लेट्स सपोज अब अगर ग्लूकोज कंप्लीटली एब्सेंट है और वहां पे प्रेजेंट है लैक्टोज, तो वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्टोज प्रेजेंट तो है, हर वक्त प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इस समय अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो अब बैक्टीरिया क्या करेगा, इस लैक्टोज का ही उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अपनी एनर्जी के लिए, और तब काम आता है लैक ऑपरॉन का। तो लैक ऑपरॉन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इंड्यूसिबल है, मतलब ये तभी काम करता है, या बेसिकली कहूं ये तभी ऑन होता है जब इसको इंड्यूस करने वाला कोई होता है, और वो इंड्यूसिंग एजेंट क्या है, लैक्टोज। तो जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तब जाके बैक्टीरिया लैक ऑपरॉन को ऑन करेगा और ऐसे एंजाइम्स बनाएगा जो अब जाके लैक्टोज का ब्रेक डाउन करे और फर्दर फिर एनर्जी पाए। तो अब क्या है, ये जो हमारा लैक ऑपरॉन है बेसिकली ये एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जिसके अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट हैं जो उसका फर्दर लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा। अब ये पूरा जो लैक ऑपरॉन का स्ट्रक्चर है तो वही बेसिक स्ट्रक्चर जैसा, तो इसमें भी एक रेगुलेटरी पोर्शन होगा और एक कोडिंग पार्ट होगा जो कि प्रोटीन्स बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला रीजन, ये हो जाएगा कोडिंग पार्ट, और सिंपली यहाँ पे प्रेजेंट है स्ट्रक्चरल जीन्स। अब देखो ये कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स हैं,
इसको हम लिखते हैं लैक Z, लैक मीन्स लैक्टोज, लैक Y एंड लैक A। अब देखो ये सारे जो जीन्स हैं हमारे, ये सब एंजाइम्स बनाएंगे। जो लैक Z है वो बनाता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। देन सिमिलरली अगर Y की देखती हूँ, लैक Y, ये क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। ठीक है। सिमिलरली लैक A बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। अब इनका फंक्शन क्या है? ये वाले सारे एंजाइम्स बनेंगे क्यों? तो देखो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं लैक Z, ये जो बना रहा है एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमारे लैक्टोज में दो होते हैं, एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज। तो बेसिकली ये ब्रेक डाउन करता है उसमें, या कैटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये ब्रेक डाउन करेगा उस डाइसैकेराइड का। ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारा गैलेक्टोसाइड परमिएज क्या है? परमिएज वो एंजाइम्स होते हैं जो परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब परमिएबिलिटी किसको है? मैंने बताया था कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी हमारा लैक ओपरॉन ऑन होगा। और वो लैक्टोज प्रेजेंट कैसे पता लगेगा बैक्टीरिया को? वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, वो एंजाइम डिफ्यूज होगा उसके सेल्स के अंदर। तो ये जो लैक्टोज है ये उसको अंदर करवाता है इनसाइड द बैक्टीरिया सेल। कौन? परमिएज एंजाइम। देन हमारा आता है ट्रांस एसिटाइलेज। देखो इस टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं ये ट्रांसफर करते हैं। तो ये ट्रांस एसिटाइलेज है, तो ये क्या करेगा? एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। कहां से? फ्रॉम एसिटाइल को A टू व्हाट? बीटा गैलेक्टोसाइड। अब इसका जो फंक्शन है वो इतना इन डेप्थ नहीं एक्सप्लेन है, तो हमको फिलहाल इतना ही लर्न करना है। Whereas ये हो गया हमारा ब्लू वाला रीजन विच इज द रेगुलेटरी पोर्शन। रेगुलेटरी पोर्शन में भी बहुत सारी जीन्स होती हैं। अब इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं। एक होता है हमारा प्रमोटर एंड ऑपरेटर जो पास पास होते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या प्रमोटर है, क्या ऑपरेटर है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो बाइंड करता है प्रमोटर के साथ। ठीक है, प्रमोटर साइड पे बाइंड करेगा। और जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट करेगा कि क्या ऑन होना है या ऑफ होना है। ऑब्वियसली अगर ऑन होगा तो आरएनए पॉलीमराइज ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो लैक्टोज के लिए जो भी एंजाइम्स हैं जो हमने पढ़े हैं वो सारे बनेंगे। और अगर ऑफ होगा तो वो सारे एंजाइम्स नहीं बनेंगे। देन एक रीजन होता है इनसे कई दूर जिसको बोलते हैं लैक आई रीजन। और इसी लैक आई पे ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि ऑन होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली दिस इज लैक आई जो बताएगा कि आगे फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होगी और नहीं होगी। और आई यहाँ पे यूज होता है इंड्यूसेबल के लिए, और वो इंड्यूसेबल नेचर किसका है? इट इज लैक्टोज का। अब देखो ये क्या हो गए हमारे लैक Z, दिस इज लैक Y एंड लैक A जो एंजाइम्स बनाएंगे। अब ये याद रखना है IPO, दिस इज द ऑपरेटर, P हो गया हमारा प्रमोटर एंड I हो गया इंड्यूसर। तो हम ये रेगुलेटरी वाला पोर्शन को ब्लू से लिख लेते हैं IP एंड O। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लैक ऑपरॉन के स्टेप्स। तो देखो इंड्यूसिबल का काम क्या होता है, ये एक प्रोटीन्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर हमेशा बनता रहता है, कांस्टेंट इसकी प्रोडक्शन होती रहती है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लॉ लाइक होता है ताकि वो इजिली ग्रिप बना सके। तो इट इज अ क्लॉ लाइक प्रोटीन जो कि हर वक्त बनाता रहता है। कौन? लैक आई। अब देखो क्या होता है, यहां हम पढ़ने वाले हैं ऑफ मैकेनिज्म। अब देखो क्या है, अगर बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको जरूरत नहीं है उन एंजाइम्स की जो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, मतलब उसको वो नहीं बनाएगा।
तो क्या होता है, ये जो रिप्रेसर है यहाँ पे ऑपरेटर पे आके ज्वाइन हो जाता है। तो बेसिकली जैसे ही यहाँ पे आके ज्वाइन हुआ है, इसने बना ली एक बाउंड स्टेट। अब क्या होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है जो आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वो कहाँ पे अटैच होता है, प्रमोटर पे। तो अब क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के बीच में ये आ गया, तो ये आगे नहीं जा पाएगा इस एंजाइम्स को बनाने। तो जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो इन सब की क्या नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी ही नहीं, और ये सारे जीन्स अपने अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम्स नहीं बनाएंगे और स्विच ऑफ हो जाएगा लैक ओपेरॉन। अब देखो दूसरी तरफ क्या हुआ। अब अगर कोई ऐसी कंडीशन आई कि ग्लूकोज तो नहीं है लेकिन लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, तो देखो लैक आई ये हमेशा फॉर्मेशन करेगा रिप्रेसर की। ये कभी भी, मैंने बोला था ये कांस्टेंट रिप्रेसर बनाता रहता है, ये कभी भी उसको तोड़ेगा नहीं। लेकिन इस रिप्रेसर का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है लैक्टोज के लिए, और इस लैक्टोज को इसीलिए इंड्यूसर बोला जाता है। तो ये इंड्यूस करता है, दिस इज नोन एज इंड्यूसर। तो रिप्रेसर क्या करता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल ऐसे बताती हूँ, आपने दूध भी पी लिया और आपने ब्रेड भी खा ली। अब ब्रेड से ग्लूकोज तो मिल गया, तो वो दूध वाला लैक्टोज को यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कार्ब्स लिए ही नहीं है, ग्लूकोज नहीं लिया है, तो बैक्टीरिया के पास सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज ही होगा। तो उस लैक्टोज को तोड़ने के लिए उसको ये सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होता है, अब मैंने क्या बोला, रिप्रेसर के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है, किसके लिए, लैक्टोज के लिए। अब ये रिप्रेसर जाके लैक्टोज के संग जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिप्रेसर ऑलरेडी ज्वाइन था, अब क्या हो गया, यहाँ पे आके इसके साथ लैक्टोज जुड़ गया। जब ये इसके संग लैक्टोज जुड़ जाता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो जो इसका क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर है वो ओपन हो जाता है और ये अपनी ग्रिप को लूज कर देता है। ग्रिप को लूज करने का मतलब क्या है, अब ये इससे अलग हो जाता है। तो ये जो रिप्रेसर और इंड्यूसर वाली चीज है, ये ऑपरेटर से अलग हो जाती है। तो डेफिनेटली जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बना हुआ है, अब वो फर्दर आगे मूव कर जाएगा और अपने ये रिस्पेक्टिव एंजाइम्स बना लेंगे, और इस कंडीशन को बोलते हैं स्विच ऑन। तो देखो क्या हुआ, प्रमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज आता है, रिप्रेसर जब यहाँ पे ज्वाइन रहता है तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से मूव नहीं कर पाता। लेकिन जब हमने लैक्टोज लिया तो लैक्टोज इससे जाके यहाँ पे अटैच हो गया रिप्रेसर के साथ, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। तो ये अपने आप को इस तरह से खोल लेगा और यहाँ से अलग हो जाएगा लैक्टोज के जुड़ने की वजह से। तो आरएनए पॉलीमरेज अब आगे मूव करेगा और ये सारे एंजाइम्स बन जाएंगे। तो लैक ओपेरॉन स्विच ऑन कब होता है, in the presence of lactose, or important in the absence of glucose. Thank you.